नमस्कार दोस्तों, कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 11 दिसंबर 2018 सेकेंड शिफ्ट का मैथ्स का पेपर सोल्व करेंगे पहले। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम मौलिक और रीजनिंग का। आज मैं आपको अलग अलग करवाता हूँ। तो देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शन दिए हैं, 1/24, 1/32, 1/96, 1/48। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। दोस्तों, इसके नाम में ही क्या है, इसकी परिभाषा छिपी है, नाम में इसकी डेफिनेशन छिपी है कि शांत दशमलव, जो दशमलव शांत हो जाए वही क्या होता है, शांत दशमलव। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एक में दो का भाग देते हैं हम, कितनी बार जाएगा, 0. एक बिंदु उतार लेंगे, 2×5 = 10, 0.5 बार पूरी पूरी तरह कट जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट लेते हैं हम 1/3। तो देखो 1/3 ये दशमलव शांत नहीं होगा। देखो कैसे, 10 में 3 का भाग देंगे, सबसे पहले तो पॉइंट, 0 फिर 10 में 3 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार, फिर एक बच जाएगा, फिर वापस से 10 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, और ये से चलता ही जाएगा। यानी कि ये दशमलव शांत नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये फ्रैक्शन 1/3 क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो देखो 1/24 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, फिर 10 हो जाएगा, फिर 0, फिर 100 हो जाएगा, 24×96, कितना बचाएगा, 4/24 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि इसको 40 ऐसे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, कैसे, जैसे 4 से काट दो इसको, कितनी बार, 6 बार, कितना हो गया, 1/6। हमें पता है कि 1/6 क्या होता है, 16 से 2/3। तो देखो, जब भी नीचे 3 आ जाता है, जब भी नीचे हर अंश और हर में डिनोमीटर डिनोमीटर में जब भी 3 आ जाता है नीचे, तो वो क्या होगा, वो कभी भी दशमलव शांत नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा, ये नहीं होगा। अब हम सेकंड को चेक करेंगे, 1/32 को। तो देखो क्या हो जाएगा, 0.0, फिर 100 में 32 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 96, 3 बार चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। अब देखो 4 बटा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, या तो बिंदु लगा के फिर वापस से इसमें हम भाग देंगे, कितने बार चला जाएगा, एक बार, कितना शेष बच जाएगा, 8/32 हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो थोड़ा सा हमारा लंबा चला जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस 4 से काट देंगे किसको, 32 को, कितने बार चला जाएगा, कितने बार जाएगा, 8 बार। तो ये कितना हो गया, 1/8। तो हमें पता है कि 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है, 12.5%। ये क्या होती है, पूरी पूरी होती है, क्या होती है, पूरी पूरी फ्रैक्शन होती है, 12.5%। देखो एक में हम 8 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 0.8 दो रिमाइंडर बच जाएगा, कितना हो जाएगा, 20। तो 8×2 = 16, कितना बच जाएगा, 4 रिमाइंडर, 4 बच जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, तो 8×5 = 40। देखो पूरा पूरा कट गया, कितनी बार, 0.125 बार। तो ये बिन हमारी क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव हो जाएगी। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, लस्य मैस्य का 3 गुना है और इनका गुणनफल, यानी कि लस्य और मैस्य का गुणनफल कितना है, 867 है, एट 67 है, तो संख्या ज्ञात करो। तो देखो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। मैस्य को हमने क्या मान लिया, एचसीएफ, और क्या है, एलसीएम, सॉरी, एलसीएम को हमने मान लिया एक्स, और एलसीएम क्या है इसका, 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा, 3x। हमें इसका इन दोनों का गुणनफल दिया है कितना, 867। तो देखो इसको सबसे पहले तो हम 3 से काट देते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 3×2 = 6, कितना बचाएगा, 2, कितना हो गया, 26, 3×24, कितना बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया, 27, 3×9 = 27, कितना हो गया, 289। और इधर क्या हो जाएगा, अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अक्स का मान कितना आ गया, 17। ये अक्स हमने क्या माना था, एचसीएफ। तो एचसीएफ तो हमारा कितना आ गया, 17 आ गया। और तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, इसका 3 गुना है, कितना था, 3x, तो 51 क्या हो जाएगा,
एलसीएम हो जाएगा। अब देखो हमारे पास एलसीएम भी आ गया और क्या आ गया, एचसीएफ भी आ गया। तो देखो अब लेस से गुणा मैस से बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम एलसीएम बराबर क्या होता है, ए बी और एक्स, ए बी और एक्स। ये ए और बी क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। और एक्स क्या है, एक्स क्या है, एचसीएफ है। ये तो क्या है, एचसीएफ। और ये क्या है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो दोनों संख्याएं होती है उनका अभाज्य रूप है। तो ए बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास कितना है, 51 है। और एक्स का मान कितना है, 17। 17 ए बी बराबर कितना है, 51। तो 17 से काट देंगे कितने बार, 3 बार। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर कितना हो गया, 3। देखो ए क्या है, पहली संख्या है, और बी क्या है, दूसरी संख्या है। तो 3 की हम 3 का गुणनखंड किस तरह से बना सकते हैं कि गुणा करने पर 3 आए, ए और बी। तो इसका हम एक ही बना सकते हैं, क्या, 1 × 3, 1 × 3। तो एक पहला नंबर तो क्या हो जाएगा, ए का मान तो कितना हो जाएगा 1, और बी का मान कितना हो जाएगा 3। तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, एचसीएफ लगा देंगे। तो 17 एचसीएफ कितना था हमारा, 17 था ना। तो 1 को 17 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या तो हमारी कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। और सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी, 3 को 17 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगी, 51 आ जाएगी। ये मैंने डिटेल में आपको इसलिए बताई है क्योंकि आगे थोड़ा अगर डेटा चेंज आता है या लंबा आता है या बड़ी संख्या आती है कोई भी, इसमें तो हमें देखते ही पता चल रहा था कि इसका पहले दोनों संख्या क्या होगी, 17 और क्या होगी, 51 होगी। लेकिन जैसे कोई बड़ा नंबर आता है तो उसमें हम थोड़ा सा हमारा रोड़ा रोड़ा बनने का वो काम करेगा। तो इसलिए मैंने आपको ये खोल के बता दी है। तो आगे जो जब भी कोई ऐसा कोई लंबा क्वेश्चन आता है तो हमें उसको इस पैटर्न से करना है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, पहली संख्या 17 और दूसरी कौन सी है, 51। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है और इसमें हमें दिया है कि x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 6 है। दोस्तों हमें पता है कि जो हमने पिछला पेपर किया था उसमें हमारा क्या था, ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई, और क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। तो इससे हम आसानी से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। x माइनस वाई की जगह 6 रख देंगे, इंटू एक्स प्लस वाई की जगह 2 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 है। यानी कि इन दोनों से अगर हमें इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ये इसमें काली कुछ नहीं है, हमें पॉइंट्स का ध्यान रखना है, पॉइंट्स को एक सीध में रखना है और पॉइंट्स के आगे डिजिट का ध्यान रखना है। और इसमें कुछ नहीं है, ये हमारा सिंपल सा एक मल्टी सॉरी एड यानी कि जोड़ का, इनको जोड़ना है हमें। तो देखो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5 और 4 9, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 4। तो ये 4.9995 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, हमें इसको सोल्व करना है, 11/13 प्लस 13/11। हमें खाली इतना ही दिया है। बहुत ही मैथ्स का पेपर बहुत ही इस बार इजी आया है। देखो दोनों नीचे दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 और 22 कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। फिर देखो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 का स्क्वायर 100 गुणनतर और 11 का स्क्वायर 121। तो 100 गुणनतर प्लस 121, ये देखो कितना हो जाएगा, 70 80 90 290 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 290/143। अब इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो कितनी बार भाग जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा। 143 का डबल कितना हो जाएगा, 286। कितनी बार गया, 286। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4/143। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कॉपर जिंक और निकल का अनुपात दिया है हमें कितना, 4:3:2 है। 54 किग्रा की इस धातु में कितने किग्रा जिंक और मिलाया जाए कि नया अनुपात कितना हो जाए, 2:5:1 हो जाए। तो हमारे पास कॉपर जिंक और निकल का अनुपात कितना दिया है, 4:3:2। तो इनका योग कितना हो जाएगा, अनुपातों का योग हो गया 4 3 7 और 2, तो 9। तो 9 यूनिट का मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 54। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा। तो देखो 1 यूनिट का मान 6 हो गया, तो इसमें जिंक जिंक मिलाया जा रहा है, तो जिंक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा। अब इसमें कितने किलोग्राम और जिंक मिला रहे हैं, कितने किलोग्राम मिलाए हमने, मान लो कि अक्स मिला दिया, तो ये क्या हो गया हमारा 18 प्लस अक्स, अब क्या हो गया, जिंक हो गया। तो देखो अगर हमने इसमें जिंक मिलाया है, इसमें जिंक मिलाया है, तो जो ये पूरा मिश्रण था 54 की ग्राह, इसमें भी हमने क्या मिलाया है, इसमें भी हमने जिंक मिलाया है, इसमें भी जिंक मिलाया है। तो अब जो ये मिश्रण बना पूरा, इसमें जिंक की कितनी मात्रा है, ये देखो हमें अनुपात दिया है कितना, 2:5:1। तो देखो इसमें जिंक का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 और 5, 7 और 1 8, यानी कि 5 बटा कितना हो जाएगा, 5 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इस 8 से हम गुणा कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 18 8 144 प्लस 8x बराबर कितना हो जाएगा, 55 25, 250, 500 का 20 कितना हो जाएगा, 270 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5x, 270 प्लस 5x हो जाएगा। अब देखो ये 5x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर ये 144 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 144 इसमें हम माइनस कर देंगे। 10 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और 6 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा। तो इस 3 से हम इसको काट देंगे कितनी बार, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। ये अक्स का मान आ गया हमारे पास कितना, 42 केजी में है। तो ये 42 केजी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये अक्स हमने क्या माना था, 18 प्लस अक्स किया था हमने जिंक, इसमें जिंक और मिलाया था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एम 45 घंटे में टैंक को भर सकता है और एन 90 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो आधा टैंक भरने में कितना समय लगेगा। देखो एम भर रहा है कितने समय में, 45 घंटे में। और जो एन है वो कितने घंटे में खाली कर रहा है, 90 घंटे में। तो जो हमारा टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 90। तो इनकी हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो कितने आ जाएगी, एम की 45 दूना 90, 2 आ जाएगी एम की, और एन की कितनी आ जाएगी, 1। तो इनके रिलेटिव रिलेटिव एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 - 1, क्योंकि एन है वो खाली करने वाला है, तो इनकी रिलेटिव एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आधा टैंक भरने में टोटल काम कितना है, 90 है, तो आधा काम कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 हो जाएगा, तो इस काम को करने में कितना समय लगेगा, इनकी रिलेटिव एफिशिएंसी कितनी है, 2 - 1 कितना है, 1 है। तो कितना समय लगेगा, 45 घंटे लगेगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 16 का क्यूब भाग 8 का क्यूब भाग 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। हमें डायरेक्ट इसी का आंसर निकालना है। तो देखो 16 × 16 × 16, देखो 3 बार लिख देंगे, हम क्यूब है। अब नीचे क्या है, 8 का क्यूब है, 8 × 8 × 8 है। फिर देखो ये भाग का निशान है, तो देखो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, हम इसके नीचे लगा देंगे भाग का, क्या है, 2 × 2 है। देखो 8 से काट देंगे सबसे पहले, तो हम इसको कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार, 2 बार। अब देखो ये क्या है, बट्टे के बट्टे में है, तो बट्टे का बट्टा क्या हो जाएगा, हमेशा उलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 2 × 2 4 हो जाएगा। तो देखो ये क्या कैसे कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, और बच जाएगा क्या, खाली 2 बच जाएगा। ये 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके पावर 1 है क्वेश्चन में, तो देखो किसी की पावर 1 है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी क्या है कि इसके एक पावर लगी हुई है। और जब भी क्वेश्चन में अगर किसी की भी पावर 0 होती है, एक चीज और याद रखना, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है, उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 की पावर 1 या 2, ये आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एस की राशि आर की 4 गुनी है और आर की राशि ए की 16 गुनी है। तो हमें पूछा है ए अनुपात एस। तो हम सबसे पहले इनका अनुपात निकाल लेंगे, एस अनुपात आर अनुपात और क्या है, ए है। तो देखो एस की राशि आर की कितनी है, 4 गुनी है, तो 4:1 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में दिया है कि आर की राशि ए की 16 गुनी है, आर की राशि ए की कितनी है, 16 गुनी है, 16:1 कर देंगे हम। तो देखो मैंने आपको अनुपातों में सीडी मेथड बताया था, सीडी मेथड बताया था। पहले इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 64, इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 16,
और 1 × 1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा। तो ये हमारा अनुपात आ जाएगा। हमें पूछा है A अनुपात S। देखो 64 अनुपात 1 मत कर देना आप, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें पहले है A और उसके बाद में क्या है, S है। तो पहले तो होगा A 1 अनुपात 64, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है 3x² + ax - 12 पूर्ण रूप से x - 8 से विभाज्य है। तो हमें पूछा है कि a का मान क्या होगा। दोस्तों इसमें तो हमें a का मान पूछा है, लेकिन जब कभी भी इस तरह का और कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें पूछा हो रिमाइंडर पूछा हो, तो उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को हमें एक ही तरीके से करना है। कैसे करना है, x - 8, बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। तो इस 8 को हम इस समीकरण में रख देंगे। तो देखो 3 × 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 माइनस a × 8 कितना हो जाएगा, 8x माइनस, सॉरी ये प्लस है यहाँ पर, 8x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। फिर देखो ये क्या है, 64 × 3, 8x बराबर, ये 64 × 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो 36 18 कितना हो जाएगा, 180। 180 में हम 12 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 192। 192 12 माइनस 192 हो जाएगा। अब 12 माइनस 192, ये तो क्या है, माइनस का है 192, और ये 12 क्या है, 12 क्या है, प्लस का है। तो ये इसमें से ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 1, कितना बच जाएगा, माइनस का 180 हो जाएगा। तो देखो फिर ये इधर क्या है, 8x है, 8x है, तो इसको 8 से हम इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बच जाएगा, कितना हो गया, 20। 20 हो गया। तो 8 दूनी 16 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 पंचू 40। तो ये 22.5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किसी काम को a + b 7 दिन में, b + c 8.75 दिन में और a 10.5 दिन में कर सकते हैं, तो c अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। देखो a + b कितने समय में कर रहे हैं, a + b कर रहे हैं उसको कितने दिन में, 7 दिन में कर रहे हैं। और b + c कर रहे हैं उसी काम को 8.75 दिन में। तो 8.75 को हम क्या लिख सकते हैं, 75/100 लिख सकते हैं। इसको 25 से काट देंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 और 3 35 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखो आगे है कि सी ए 10.5 दिन में, ए कर रहा है कितने दिन में, 10.5 दिन में। तो देखो 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 से 1 बटा 2। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 10 दूना 20 और 21 बटा क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो देखो अब हम टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा। अब हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, या इनकी दक्षता या इनकी कार्यकुशलता निकाल लेंगे। तो देखो 105 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। फिर देखो 105 में 35 से भाग देना है, 105 में 35 से भाग देना है, और फिर जो मान आएगा उसको 4 से गुणा कर देंगे। तो 105 में 35 का भाग दिया तो कितने बार जाएगा, 3 बार, और 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा हमारा। फिर देखो 105 में 21 का भाग देंगे, कितने बार गया, 5 बार, 5 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास ए का मान आ गया, कितना, 10 आ गया। ये तो a + b, ये क्या है, a + b, a का मान 10 है और a + b का 15 है, तो b का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर b का 5 आ गया तो c का कितना बच जाएगा, फिर c का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। c की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो c अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, टोटल वर्क है 105 और c की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। तो सी करेगा उसको 15 डेज में। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:4 है, और उनकी आयु का योग 36 है। तो एस की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में हमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। देखो 5 और 4 का योग कितना हो गया, 9, 9 का मान 36 है तो 1 का मान 4 हो जाएगा, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 16। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एस की
एस की वर्तमान आयु आ जाएगी। देखो 5:4 का मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 36 दिया है। 5 और 4 का योग कितना है, 9। तो 9 का मान 36, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 4। तो देखो ये क्या है, ये किसकी आयु है, एस की है, और ये एम की है। तो एस की आयु कितनी हो जाएगी, 4 × 4 कितनी हो जाएगी, 16। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 63 लोग एक काम को 126 दिन में तालाब को खोद सकते हैं, यानी कि 63 लोग 126 दिन में तालाब को खोद सकते हैं, तो 98 लोग 98 लोग इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो मैंने आपको जब टाइम एंड वर्क करवाया था तो उसमें आपको बताया था कि एम डी एच बटा नीचे जो काम, एम डी एच बटा बाकी नीचे जो भी काम था। एम का मतलब था मैन या कोई भी पर्सन, कोई भी काम करने वाली मशीनें वगैरह, और डी का मतलब था टाइम, दिन, और एच का मतलब क्या था, हावर या कोई भी जो, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया था। और जो काम कर रहे थे वो हमें क्या लेना है, नीचे लेना है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 63 लोग एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 126 दिन में। तो 98 लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे, x दिन में। काम कौन सा है, सेम काम है। तो देखो हम ये किससे कट जाएगा, 14 से कट जाएगा कितनी बार, ये 7 बार कट जाएगा, और ये 9 बार कट जाएगा। फिर देखो ये कट जाएगा किससे, 7 से कितने बार, 9 बार। तो इधर तो सब कुछ कट गया, तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 81 डेज। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात फलन दिया है हमें कितना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 का एक न्यूनतम मान है माइनस का 27 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, जो हमें ये मान दिया है एफ एक्स का, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर में क्या रख देंगे है, बराबर में रख देंगे माइनस का 27। अब इस माइनस के 27 को हम इधर ले आते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 27 में कितना हो जाएगा, 36 बराबर 0 हो जाएगा। फिर ये देखो हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, एक क्या है, x मान लो या फिर 6 मान लो। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12x हो गया ना। ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या बन गया, x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर क्या है, 0 है। x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। तो हम द्विघात समीकरण में क्या करते हैं कि जब भी बराबर 0 आ जाए तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, इस कोष्ट को खोल देना है और जो इसके अंदर मान है उसका चिन्ह चेंज कर देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 6 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस का 6 होता तो ये क्या हो जाता, माइनस का 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड द्वारा बेचे गए कंप्यूटर हैं, ये उनके यूनिट है लाख में, 10 20 30 लाख 40 लाख 70 लाख इस तरह से, और ये नीचे उनकी सन दी गई है या वर्ष दिया गया है। और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 2006 में उसके द्वारा बेची गई यूनिट्स की संख्या बतानी है। तो ये देखो 2006 रहा और ये इधर इसकी यूनिट रही, तो हमें देखते ही इसका आंसर बता देना है कि कितने यूनिट, 20 लाख यूनिट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो हमारे लिए क्या है, एक तरह से बोनस पॉइंट है। देखो अगला क्वेश्चन है, संख्या है 2 की पावर 13 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 6 के कितने गुणक परफेक्ट क्यूब या पूर्ण घन है। देखो परफेक्ट क्यूब या पूर्ण घन क्या होता है, जैसे एक का क्यूब क्या होता है, एक, तो ये एक क्या है, परफेक्ट क्यूब या पूर्ण घन है। देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो जो 8 है ना, 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब या पूर्ण घन है। इसी तरह 27 हो गया, 64 हो गया, और कितना हो गया, 125 हो गया, 216 हो गया, ये क्या है, परफेक्ट क्यूब या पूर्ण घन है। तो देखो इस तरह से हमें निकालने के लिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितने गुणक, तो इस तरह से हमें पूछ लिया जाए तो हमें लेके चलना है दो की बेस 3 के गुणज के रूप में। सबसे पहले लेंगे 2, देखो 2 की पावर 0, सबसे पहले लेंगे 2 की पावर 0, और उसके बाद में लेके चलने हैं 2 की पावर 3 के गुणज के रूप में, 2 की पावर 3। लेकिन जो ये पावर है, ये पावर क्या है, इस पावर के बराबर हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी है। 2 की पावर 3 ले ली, फिर 3 के गुणज के रूप में 3 6, फिर क्या ले सकते हैं, 3 3 9, फिर 2 की पावर क्या ले सकते हैं, 3 4 12। अब लेंगे जो 15 लेंगे तो 15 13 से ऊपर चली जाएगी, तो वो हमें
नहीं लेनी है। फिर देखो 3 के बेस में 3 की पावर 0 और 3 की पावर 3 और 3 की पावर 6 लेंगे तो 5 से क्या चली जाएगी, ज़्यादा चली जाएगी, तो वो नहीं लेनी है। फिर 5 की पावर क्या लेंगे, एक बार 0 और 5 की पावर क्यूब, 3 इस पावर के बराबर रह सकती है लेकिन इसे ज़्यादा नहीं लेनी है। उसके बाद में 7 के लेंगे, 7 की पावर 0, 7 की पावर 3 और 7 की पावर 6। अब 6 से ज़्यादा नहीं लेनी है, 7 की पावर 9 नहीं ले सकते क्योंकि 6 से ऊपर चली जाएगी। फिर देखो हमें आगे क्या करना है, हमें इनको काउंट कर लेना है। हमें काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 और इनको आपस में गुणा कर देना है। एक और एक कितना हो जाएगा, 2। फिर 5 की देखेंगे, एक और एक कितना हो गया, 2, गुणा कर देंगे। फिर 7 की पावर देखेंगे, 1 2 3, तो 3 से गुणा कर देंगे। फिर देखो इनको गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 6 के एक बिंदु और लगा देंगे तो 60 ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हमें 2 की पावर जो भी बेस है उसकी पावर एक बार 0 लेनी है और फिर पूर्ण घन पूछा जाता है तो 3 के गुणज के रूप में लेके चलना है। लेकिन जो गुणज लेंगे वो क्या है कि इसके पावर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इसके पावर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। देखो 2 की पावर में हमने 12 तक ही लिया, फिर 15 लेते तो 13 से ऊपर चला जाता। सेकंड में 3 की पावर 3 लिया, 3 की पावर 6 लेते तो 5 से ऊपर चला जाता, इसीलिए नहीं लिया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, समान है, और त्रिभुज की आधार भुजा की लंबाई है जो समांतर चतुर्भुज की आधार भुजा की कितनी है, 5/7 है। तो इनकी ऊंचाई का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ये देखो कोई त्रिभुज है और ये मान लो कोई समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है और बराबर होती है। और त्रिभुज, ये हमने त्रिभुज बना लिया। आधार भुजा की लंबाई क्या है, इसकी 5/7 है। तो हमें ज्ञात करना है कि इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार कितना है 5 इंटू ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, h1 मान लिया। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का हमें पता है क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 7, और 7 कितना हो जाएगा 14 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। इसकी ऊंचाई मान ली हमने कितनी, h2 मान लेंगे। अब देखो 1/2 से तो कितना कट गया, 1/2 कट गया, ये h2 इधर आ जाएगा, इसके नीचे क्या हो जाएगा h1/h2, और ये 5 इसके नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा। तो h1/h2 का मान हमारे पास कितना आ गया 14/5। और हमें यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि ऊंचाई का अनुपात, तो इनकी ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा 14/5 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, 4 पैकेट का औसत भार दिया है हमें कितना 300 ग्राम, और 8 पैकेट का औसत भार कितना है 400 ग्राम। तो सबका मिलाकर हमें औसत भार ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमारा जो मिश्रण का तरीका और जो औसत का तरीका हमें नहीं लगाना है, हमें डायरेक्ट जो छोटे से डेटा है तो हम आसानी से कर सकते हैं। 4 3 12 और 8 चौक 32, 32 और 1200 कितना, 32 और 1200 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो राशियों टोटल हमने निकाल लिया मान, और राशियों की संख्या का भाग दे देंगे हम, इसमें कितना है 8 और 4 12 का भाग दे देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से इसको काट तो 11 बार, और ये 4 से कट जाएगा 3 बार, कितना हो गया 1100/3। अब 3 का भाग आसानी से देख सकते हैं, 3 3 9, 2 बच जाएगा 20, 3 6 18, 2 20, 3 6 18 और .66, ये ऐसे चलता जाएगा। तो जो भी ऑप्शन में हो 366.67 या 366.66, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 9 12 13 और 15 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी भुजा नहीं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। हमें सबसे बड़ी क्या ज्ञात करनी है, 4 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो हमें इसका ना तो एलसीएम लेना है ना कुछ और लेना, हमें डायरेक्ट चेक करना है कि देखो इसमें 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, 15 आ रहा है। जैसे 9 ले लो, इसमें से 9 ले लिया। अब इन संख्याओं को चेक करना है कि कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। देखो 9 और 1 10 से विभाजित है क्या, नहीं है। 9 और 3 12 से 18, 18 में 9 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जा रहा है, तो ये संख्या क्या है 9 से विभाजित है। 9 और 2 11 4 15, ये भी नहीं है। 9 और 3 12 और 2 12, 9 और 3 12 तो 14 और से कितना हो गया 20, तो ये भी नहीं है। तो देखो इनमें से कौन सी संख्या विभाजित है,
ये 9 से विभाजित है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, 9 से भी विभाजित होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा। हमें खाली ऑप्शन से चेक करना है इनके, जो मैंने आपको पहला वीडियो बनाया था स्टार्टिंग का, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजिबिलिटी रूल्स का, वो वीडियो देखना आप, उसमें कंप्लीटली मैंने आपको समझा रखा है। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको उसी में मिल जाएगा, सॉरी जो सेकंड वीडियो उसमें मिलेगा आपको, ये वर्गमूल निकालना। हमें 21,904 का वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले हमें लास्ट के 2 डिजिट लेके चलनी है और उसको देखना है कि ये इसका इकाई का अंक किसके वर्ग में आता है। देखो 4 किसके वर्ग में आता है, तो 2 में आता है, और 1 किस में आता है, 8 में। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 8 का स्क्वायर कितना होता है 4। देखो 4 और 4 दोनों की इकाई के अंक में आ रहा है, यूनिट डिजिट में आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, एक तो 2 लेंगे और एक क्या लेंगे, 8 लेंगे। फिर जो अगली संख्या है इससे छोटी संख्या लेंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो पिछली बार पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट क्यूब नंबर, उसी तरह से देखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इससे छोटा कौन सा है, 196 है। किसका, 196 का वर्गमूल लेंगे या स्क्वायर रूट लेंगे, वो कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। अब हमें चेक करना है, अब हमारे पास दो आंसर आ गए, 142 और 148 है। अब या तो हमारा आंसर ये होगा या फिर ये होगा। तो देखो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों को गुणा कर देना है। देखो इकाई के अंकों का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, तो दोनों को गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16। और देखो दहाई और सैकड़ा के अंक क्या है, समान है, तो इसको एक बढ़ाकर गुणा कर देंगे। तो होता है स्क्वायर 196, 196 में हम 14 और ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि ये संख्या है जो 210 से बड़ी है या छोटी है। देखो 210 से ये संख्या, 210 16 से ये संख्या बड़ी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़े वाला हो जाएगा 148। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम, किसी वस्तु का 33% हानि तथा 7% लाभ का अंतर दिया है हमें कितना, 220। तो सीपी या कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो देखो जब भी हानि हानि आ जाए तो हमें क्या कर देना है, दोनों का अंतर ले लेना है। लाभ लाभ आ जाए तो भी अंतर ले लेना है। लेकिन जब हानि और लाभ आ जाए तो दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है या जोड़ देना है। तो 33 और 7 का मान, 33 और 7 कितना हो जाएगा, 40। तो 40 का मान कितना है, 220 है। 40 का मान कितना है, 220 है। तो 220 बटा 40, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा, और इसको 100 से गुणा कर देंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो हम इसको काट देते हैं, 20 से काटो, 20 दूना 40 और 20 से पंचे 100। 2 से इसको काट देते हैं, कितने बार, 110 बार जाएगा। 11 5 कितना हो जाएगा, 55। तो ये 550 हमारा क्या आ जाएगा, 550 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है हमें कितना, 17:28 है। यदि छोटी संख्या में 6 जोड़ दे तो अनुपात कितना हो जाता है, 13:20 हो जाता है। तो हमें ज्ञात करनी है छोटी संख्या। दोस्तों हमारी संख्या कौन सी है, 17x छोटी संख्या है, इसमें हमने 6 ऐड कर दिया। और बड़ी संख्या कौन सी है, 28x। तो इनमें 6, छोटी संख्या में जब 6 और 6 ऐड कर देते हैं हम, तो जो नया अनुपात हमारा कितना हो जाता है, 13:20 हो जाता है। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, 340x प्लस 20 गाणी 120 बराबर क्या हो जाएगा, 28 और 28 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36। 864, सॉरी 364 अक्स हो जाएगा। अब देखो ये 340 अक्स उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 24 अक्स। 24 अक्स बराबर कितना है, 120। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 5 बार। अक्स का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 17 2 68, 17 5 85, 85 हमारी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। और अगर हमें बड़ी संख्या पूछी होती तो बड़ी संख्या क्या हो जाती है, 28 अक्स। तो क्या होती है, 28 इंटू 5। देखो 28 की टेबल नहीं आती तो 20 और 8 की तो आती है, 20 से 25 100 और 8 पंजे 40, कितना हो जाता, 140। ये हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। देखो अगला क्वेश्चन है, एक कोई त्रिकोण दिया है हमें, त्रिकोण दिया है एबीसी में एम तथा एन भुजा ए बी व ए सी पर इस प्रकार है कि बी एम एन सी एक समलंब चतुर्भुज बनता है। और एम एन अनुपात बी सी का अनुपात दिया है हमें कितना, 7:9। तो एरिया ऑफ ए एम एन अनुपात एरिया ऑफ चतुर्भुज बी एम एन सी का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि इनका अनुपात हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, त्रिकोण बना लेते हैं। क्या है,
ए बी और क्या है सी। तो ए बी एम तथा एन ए बी व ए बी और ए सी पर इस प्रकार हैं कि बी एम एन सी। देखो ए बी पर क्या है एम है और ए सी पर क्या है एन है कि ये क्या बन गया बी एम एन सी। ये क्या हो गया समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसकी भुजाएं क्या होती है समांतर होती है। ये भुजा और ये भुजा क्या है समांतर होती है। तो दोस्तों अगर कोई भी त्रिभुज की समांतर भुजाएं कब होती है जब ये भुजा इस ये भुजा क्या होती है इन दोनों के बीच में होती है। तो ये क्या हो गए दोनों एक सिमिलरिटी सिमिलरिटी या समानुपाती समान सॉरी सिमिलरिटी सिमिलरिटी क्या हो गई दोनों ट्रायंगल हो गए ए एम और एन और ए बी और सी। सर्वांग सम नहीं है समानुपाती है। सर्वांग सम नहीं है ये खाली क्या है समानुपाती हैं। और आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एम एन और बी सी का अनुपात दिया है कितना 7 अनुपात कितना है 9 है 7 अनुपात 9 है। तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना जब भी कोई दो त्रिभुज समानुपाती हो क्या हो समानुपाती या सिमिलर हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनकी त्रिज्याओं का अनुपात उनकी बाह्य त्रिज्याओं का अनुपात वो सब क्या होती है कि अनुपातों में समान होती है। देखो इसकी भुजा का अनुपात कितना है 7 अनुपात 9 है तो इनकी ऊंचाई का अनुपात भी इसी रूप में आएगा 7 अनुपात 9 में आएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले पेपर में करवाया था सेम टू सेम वो का वही क्वेश्चन दे दिया। इसमें खाली थोड़े से डेटा चेंज किया है और इसका जो एरिया होगा वो भी क्या होगा 7 अनुपात 9 के अनुपात में ही आएगा। तो देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा डायरेक्ट हमें क्या करना है इसका स्क्वायर कर देना है। ये भुजा 7 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो त्रिभुज ए एम एन का एरिया कितना हो जाएगा 49 और ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा बी सी भुजा कितनी है 9 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब देखो पूरे का 81 है और जो ए एम एन है इसका 49 है। अगर पूरे में से हम ये घटा दें पूरे में से ये भाग घटा दें पूरे में से ये भाग घटा देंगे तो ये शेष बच जाएगा। तो देखो 81 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब जो बी एम एन सी का मान कितना आ गया 32 और ए एम एन का मान कितना है 49 और हमें क्वेश्चन में पूछा है ए एम एन का मान कितना है 49 अनुपात बी एम एन सी चतुर्भुज बी एम एन सी का मान कितना है 32। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। एक चीज आप हमेशा याद रखना अगर क्वेश्चन में इस तरह से वो 32 अनुपात 49 तो अगर आपने ये कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों आंसर क्या होंगे ऑप्शन में होंगे दोनों ऑप्शन में होंगे खाली आगे पीछे का फर्क होगा। आपको यहाँ पर चेक करना है कि पहले ए एम एन है या फिर बी एम एन सी यानी कि पहले किसका एरिया पूछा है तो पहले जिसका पूछा है पहले उसी का हमें लिखना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए बराबर हमें क्या दिया है ए बराबर प्लस है और ई बराबर क्या माना है भाग और इसका मान है क्या है माइनस है और हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें इसका मान ज्ञात करना है। देखो ई का मान क्या है ई का मतलब क्या है भाग है तो 88 में हम 11 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा 8 और फिर ए का मान प्लस है तो 8 में 2 जोड़ेंगे हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर देखो इसका मान क्या है माइनस है तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में तो हमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन उसी दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे पहले व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे दूसरे व्यक्ति को 8.4 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों सबको पता है कि क्या चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पिछले पेपर में भी आया था। तो दोस्तों क्वेश्चनों का फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अगर आपने 25-30 सेट लगा लिए तो आपके सारे क्वेश्चन मैथ्स के तो पूरे सही हो ही जाएंगे और रीजनिंग के भी टोटल क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो देखो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल इंटू समय हो जाएगा। दूरी बराबर क्या हो जाएगा फिर चाल इंटू समय हो जाएगा। तो देखो हमें इस क्वेश्चन में यही तो पूछा है। पहले 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो ये कोई ट्रेन जा रही है ये कोई क्या है ट्रेन है ये कोई ट्रेन है और ये कोई व्यक्ति जा रहा है उसी दिशा में 9 किलोमीटर। ये कोई यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है या दौड़ कर रहा है। ये कोई व्यक्ति है ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा से
इसी दिशा में जा रहा है, तो ये ट्रेन इसके पीछे से आई और इसको पार करेगी। तो जो ये ट्रेन की लंबाई है, ये ट्रेन की लंबाई हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ट्रेन की लंबाई देखो, ये दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो हमें इस क्वेश्चन में यही तो ज्ञात करना है। अगर ये ज्ञात कर लिया तो हम क्या करें, ट्रेन की चाल तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखो ये ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है और व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जो बड़ी संख्या है या बड़ा मान है या जिसकी स्पीड ज्यादा है उसमें से हम कम की घटा देंगे। तो देखो ट्रेन पार कर रही है तो जाहिर सी बात है ट्रेन की ज्यादा होगी, तो अक्स माइनस क्या हो जाएगी? अक्स माइनस 9 हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। तो देखो अक्स माइनस क्या हो जाएगी? अक्स माइनस 9 हो जाएगी, ट्रेन की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। और कितनी सेकंड में पार करी है पहले व्यक्ति को? 8 सेकंड में। और ये क्या आ गई? ट्रेन की लंबाई आ गई। तो देखो ये भी ट्रेन की लंबाई है, और दूसरे व्यक्ति को जो 12 किलोमीटर, x माइनस 12, इससे भी हम क्या निकालेंगे? ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। क्या है? 8.4 सेकंड में। तो ये भी ट्रेन की लंबाई और ये भी ट्रेन की लंबाई, दोनों को बराबर रख देंगे हम आसानी से, और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा? 8x माइनस 9×72 इक्वल टू 8.4x माइनस 12×48, 12×96 और 4 कितना हो जाएगा? 100। तो ये क्या हो गया? 100.8 हो जाएगा। अब देखो ये 8x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 8.4x में से 8x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.4x शेष बच जाएगा। अब देखो 72, 100 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 28। 28 और 0.8 ये कितना हो जाएगा? 28.8 हो जाएगा। इस पॉइंट से ये पॉइंट काट दो तो अक्स बराबर क्या आ जाएगा? 4 से काट दो, 4 संतो 28 और 4 दूनी 8, तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी? ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। और हमें यही तो पूछा है, ट्रेन की चाल तो हमें ज्ञात करनी थी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।